माने अंतर्भूतम अंगम निमित्तम यह सतत अंतरंगम, माने बहिरंग शास्त्र के अंतर्गत निमित्त है जिसका उसको अंतरंग कहते हैं, और बहिर्भूत निमित्त है जिसका उसको बहिरंग कहते हैं। तो अपत्यादि अर्थ जो है ना, वो य प्रत्यय में निमित्त है, तो बहिर्भूत अर्थ है य प्रत्यय। और अंतरंग क्या है, यहाँ पर जो है य प्रत्यय करने के लिए पूरा सु उत्थित चाहिए, सु उत्थित। और दीर्घ करने के लिए क्या क्या चाहिए, केवल सु और उत्थित का उ, पूरा उत्थित भी आ सकता है, सु का उ, उत्थित का उ, अगर समझ दीर्घ को यही चाहिए, तो अंतरंग है। ये बात समझ आ गई, अंतरंग बहिरंग। जी आचार्य जी। तो अंतरंग होने के कारण पहले क्या होगा, अकर समण दीर्घ से दीर्घ ही हो जाएगा। सवर्ण दीर्घ तो संधि हो। दीर्घ, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा तो सुत्थित बन ही जाएगा। सुत्थित से तब यह प्रत्यय करेंगे, तो पहले दीर्घ करने के अंतरंगत्वा दीर्घ करने के अनंतर ही हम यह प्रत्यय करेंगे। और यह प्रत्यय करने के बाद जो है सु, हमारा जो है सु अलग तो मिल नहीं रहा है, तो पूरे सुत्थित पर दीर्घ करने के बाद जो उ है उसी को दीर्घ करेंगे, तो सौत्थिति ही तो बन जाएगा। तो सौत्थिति हमारा बन ही जा रहा है असिद्धम बहिरंगम तरंगे, इस परिभाषा से ही। तो समर्था नाम इसको कहने की क्या आवश्यकता है, संधि इत्यादि कार्य जो होंगे वो तो अंतरंग होंगे सारे जगह, और बहिर्भूत अर्थ होने पर ही ये बहिरंग होंगे। बहिर्भूत बहिर्भूत अर्थ अपत्यादि जो अर्थ होंगे वो बहिर्भूत अर्थ है। बहिर्भूत अर्थ की अपेक्षा अनादि प्रत्यय जो है और ठक इत्यादि जो प्रत्यय है उनको किसकी अपेक्षा है, बहिर्भूत अपत्यादि अर्थ की, तो बहिरंग होंगे ही जो है। तो तद्धित प्रत्यय तो संधि कार्य करने के अनंतर ही होगा, तो संधि कार्य करने के अनंतर ही जब तद्धित प्रत्यय होगा, तो संधि कार्य करने के अनंतर ही हमारा जो है क्या नाम है यादि प्रत्यय होंगे, अनादि प्रत्यय होंगे, तो हमारा सौस्थिति रूप तो जो इष्ट है वो हमारा सिद्ध ही हो जा रहा है। कृत संधि कार्य के अनंतर ही, संधि कार्य करने के अनंतर ही हम जो है तद्धित प्रत्यय करेंगे। तो यहाँ पर सामर्थ्य रखने की क्या आवश्यकता है, समर्था नाम प्रथमाद्वा में समर्था नाम की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न हुआ। प्रश्न समझ में आ गया सभी को, जी आचार्य जी। क्या समझ में आया एक बार बताओ फिर आगे बढ़ते प्रश्न हैं। ये है कि आचार्य जी कि आपने जो उदाहरण दी की है कि उसमें तो अंतरंग परिभाषा से ही हम जो पहले संधि कार्य करेंगे, तो मतलब आपने जहाँ कहा थी कि सामर्थ्यम का अर्थ अगर लें कि कृत संधि कार्यत्वम इति, कि संधि कार्य करना उसके बाद कोई और कार्य करना, इसको अगर सामर्थ्य समझे, ये तो सामर्थ्य के बिना भी हो रहा है, सामर्थ्य समझे बिना भी हो रहा है। अगर हम अंतरंग बहिरंग परिभाषा लें और उसमें जैसा कि आपने अभी कहा कि अंतर मध्य बहिरंग शास्त्र निमित्त समुदाय मध्य अंतर्भूतानि अंगानि निमितानि यस्य तद अंतरंगम, उसी से बात बन हम्म, रही है। जब उसी से बात बन रही है तो सामर्थ्य कहने का फिर क्या फायदा मिला, वो प्रश्न कृत खड़ा हो संधि, जाता है। संधि कार्य के अनंतर ही अनादि प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होंगे। हाँ, तो उनको अनादि बहिरंग है, प्रत्यय उनका वो बाहर बैठे हैं तो उनका फिर हमें सामर्थ्य का फायदा क्या मिलेगा, ये प्रश्न बन जाता है। ये प्रश्न प्रश्न होगा। फिर इस तो परिभाषा की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है कि जब उसी से हो रहा है तो समर्थाना प्रथमाद बात टूट गया, क्या आवश्यकता है। हाँ, सूत्र में हाँ, समर्थ जो, हाँ। ये ये क्या ये आवश्यकता ये कह रहे हैं कि है, जब अंतरंग परिभाषा से काम चल रहा है तो समर्थाना प्रथमाद बात की क्या आवश्यकता है, ये बताएंगे अब। जी। जी जी जी। तो अब उसमें कहते हैं कि समर्था नाम यहाँ पर जो है यदि हम नहीं रखेंगे तो अंतरंग परिभाषा से कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि असिद्धम बहिरंग मंत्रंगे जो परिभाषा है उस परिभाषा की अपवाद भूत परिभाषा भी एक है, अकृत विवाह पाणनीया। हम्म। अकृत विवाह पाणनीया का अर्थ है वो वो अकृत विवाह पाणनीया जो है वो असिद्धम बहिरंग मंत्रंगे को बांध लेगा, तो यहाँ संधि कार्य नहीं होने देगा। संधि कार्य नहीं होने पर यह प्रत्यय होने, यह प्रत्यय पहले हो जाएगा तो साउत्थिति बनने लगेगा। तो अकृत विवाह परिवाह, अकृत विवाह पाणनीया जो अपवाद भूत परिभाषा है असिद्धम बहिरंग मंत्रंगे की, उसको बांध लेगी अकृत विवाह पाणनीया, तो संधि कार्य को होने नहीं देगी। संधि कार्य को नहीं होने देगी तो हमारा जो है
संधि कार्य होने के पहले ही यह प्रत्यय हो जाएगा, तो अकृत विभू परिभाषा से सा उत्थिति होने लगेगा, तो सौत्थिति इस प्रयोग नहीं बन पाएगा। इसलिए समर्थानाम प्रथमाद्वा, इसमें समर्थानाम रखना ही पड़ेगा कि संधि कार्य कर लो तब यह प्रत्यय कर लो। अकृत विवाह पाणिनीय का अर्थ क्या है? अकृत विवाह पाणिनीय यहाँ कैसे रोक रही है असिद्धम बहिरंग मंत्रंग परिभाषा को? तो उसका उत्तर देते हैं, अकृत विवाह पाणिनीय का अर्थ है, सीधा अर्थ ही बता दे रहे हैं, कभी परिभाषा के बारे में विशेष चर्चा होगी तो उसका सीधा अर्थ ये होता है कि निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा, निमित्त को विनाशोन्मुख देख करके तन निमित्तकम कार्यम न कुर्वन्ति वैयाकरणा, पाणिनियों ने वैयाकरण, यदि निमित्त यदि नष्ट हो जाने वाला हो, आगे यदि निमित्त नष्ट हो जाने वाला हो तो उस निमित्त को मान करके कार्य वैयाकरण नहीं करते हैं। यदि हमारा निमित्त नष्ट हो जाने वाला हो आगे तो उसको कार्य वैयाकरण नहीं करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप तस्थिवस में शस बता दीजिए, तस्थिवस जी तस्थिवस में शस लगा के इनको बता दीजिए। हाँ, तस्थिवस प्रातिपदिक से शस लगा के बता दीजिए, तो बच्चे सुबह बैठे ये भी समझ लेंगे। से दिवस हम बता रहे तुम्हारे से दूसरा, अच्छा से एक ही बात है, तस्थिवस हो चाहे से, दोनों तस्थुसः से दूसरा एक ही बात है, एक ही है, कोई बात नहीं। हाँ, से दिवस तस्थिवस प्रातिपदिक आप लोग जानते हैं, बना सकता है कोई, तस्थुसा ही बना देते हैं। तस्थिवस प्रातिपदिक जानते हैं आप लोग? बताओ हाँ? क्या है? तस्थिवस बनता कैसे है? स्था धातु से लिट लकार, बोलो ना, बोलिए, एक क्वेश्चन बताइए। स्था धातु से स्था धातु से लिट लकार लगाए, लिट लकार के स्थान पर वसु लाए, तस्थिवस। हाँ, इडागम किसमें होता है? द्वित्व किए तस्था और आतो लोप इटिजा। हाँ, आकार का लोप कर दिए। इत का आगम किससे किए? बस्वेकाचात घसाम, बस्वेकाचात घसाम, बस्वेकाचात भैया घसाम, बस्वेकाचात घसाम से इडागम हो। हाँ, इडागम किससे किए बताइए, माता जी बता रही हैं। आगे पार्ट पीछे सपाट। अच्छा, तो सब तस्थिवस बन गया ना, तस्थिवस। तो तस्थिवस में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम तस्थिवस जो प्रातिपदिक है उससे जब हम शस ले आएंगे, द्वितीय बहुवचन में शस में अस हो जाता है, तो वहां पर अब जो है ध्यान दीजिए कि वहां बहुत संज्ञा होनी है ना, शस में आदि प्रत्यय होने पर यह चिबम बहुत संज्ञा होनी है, तो बहुत संज्ञा जहां होगी वहां पर ये जो ईट का आगम होता है उसको बलादी चाहिए, बलादी होने पर ही ईट का आगम करता है, पश्चिम काटा सूत्र से। तो जब इडागम जो है बलादी रहने पर होगा, तो जब हम सस में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, जो है वहां पर यचभम से भ संज्ञा और बसु और संप्रसारणम से हमारा संप्रसारण हो जाता है, तो वह को संप्रसारण करेंगे उ, तो हमारा और संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा, तो उस बन जाता है। तो वह अब जो है जब वह था तब बल होता था, तो इडागम का निमित्त होता था। इडागम का निमित्त कब होगा? जब वह रहेगा, ये बात समझ में आ रही है? जी जी, धातु का बलादे से बलादी होगा। बिल्कुल, वस का जो वह है वो रहने पर ही तो ईट का आगम होगा। ठीक है, जी 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 तस्था है द्वित्व करके, तस्था और बस बलादी है, इसलिए तो ईट का आगम होगा ना। अब और जब उसका संप्रसारण कर देंगे तो वो हो जाएगा, तो कैसे होगा? अच्छा, पूरी प्रक्रिया ही बता दें माता जी। स्था धातु से लिट लकार, एक बार सुन लीजिए, स्था धातु से लिट लकार, लिट के स्थान में वसु हो गया, लिट क्या होगा? स्था वस, लिट धातु और अभ्यास से द्वित्व हो गया, स्था स्था तस्था, सर पूर्वा खय यहाँ लग जाता है,
बलादी से सकुमार तो तस्थावस ये स्थिति हो गई ना। तो जी तस्थावस अवस्था में हमारा वस्तु एक आचार घसाम इस सूत्र से जो है आदंत से पर में बलादी को इट का आगम हो जाता है। तो इट का आगम हो गया यहाँ पर। तो तस्था ई वस तस्था ई वस इस अवस्था में आतो लोप इट से आकार का लोप हो गया। आकार का लोप करने पर थ ई में मिल गया तो तस्थिवस प्रातिपदिक बनता है। प्रातिपदिक हमारा क्या बन जाता है? तस्थिवस। तस्थिवस। लेकिन जब हम जो है भ संज्ञा में जाएंगे, जब जहां भ संज्ञा होगी कहां पर? सु और जस अम औ में नहीं होगी, सस जी में ज्यों जाएंगे तो वहां पर अब जो है गदिया की जो वो है उसका संप्रसारण हो जाना है, होना है ना। जी बसो संप्रसारणम। तो संप्रसारण जब होना है तो उस अवस्था में क्या होगा? संप्रसारण जब होना है उस अवस्था में वह उ बन जाएगा। तो बलादित्व नष्ट हो जाएगा उसका। जब बलादित्व नष्ट हो जाएगा तो इडागम का निमित्त रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो अब जो है जब हम तस्थुसा बनाएंगे, माने हम सस में जब प्रत्यय बनाएंगे, सस टा वगैरह में जब प्रत्यय सस टा वगैरह में जब हम रूप बनाने जाएंगे सुबंत का, तो उस अवस्था में लग जाएगा पहले अंतरंगत्वाद यद्यपि इडागम यहाँ पर प्राप्त है, क्योंकि उसको जो है वश का वह चाहिए और संप्रसारण को क्या चाहिए? तो संप्रसारण को पूरा चाहिए। तस्थ वस और शस इतने की आवश्यकता है। तो पहले शस की भी आवश्यकता है उसको ना, और इसको जी कृत प्रत्यय मात्र तक की आवश्यकता है। तो अंतरंग हो गया, अंतर्भूत निमित्त है इसका। अंतर्भूत निमित्त होने इडागम का जो निमित्त है वो अंतर्भूत निमित्त है, इसलिए अंतरंग हो जाएगा। तो अंतरंगत्वाद इडागम अंतरंग यद्यपि है, लेकिन जब हम शशादी में जब जाएंगे तो वहां पर असिद्धम बहिरंग अंतरंगे इसको बांध करके अकृत विवाह पाणनीय कहता है कि निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्टवा, माने जब इडागम का जो निमित्त है वो जब नष्ट हो जाने वाला है, तो इडागम का निमित्त जब नष्ट हो जाने वाला है जो है वह जब नष्ट हो जाने वाला है शशादी प्रत्यय में, तो तन निमित्तकम कार्यम, माने जब नष्ट हो जाएगा तो बलादित्व निमित्तक कार्य जो है वैयाकरण पहले ही नहीं करेंगे। तो इडागम कार्य जो है शशादी में इसीलिए अंतरंग होने पर भी नहीं होता है, अकृत विवाह पाणनीय रोक दिया। बात समझा गई? इसलिए अच्छा। तस्थुसा से दीवान से दीवांश से दीवांश से दुसह से दुसह बन जाता है। तस्तिवान तस्तिवांश तस्तिवांश तस्थुसा बन जाता है। समझ में आ गया? जी आचार्य जी। समझ गए कि उसी अंतरंग परिभाषा की बाधक परिभाषा है अकृतव्य विवाह पाणिनीय। हाँ, अकृत समझ गए? विवाह पाणनीय। अकृतव्य तो विवाह यहाँ पाणिनीय परिभाषा उसकी बाधक है, इसलिए बाधक है। समर्थनात्मक सूत्र की आवश्यकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब क्या है? अब इसको तद्धित में देखिए। अब तद्धित में देखिए, यहाँ पर क्या है? सुधन उत्थित। अब सुधन उत्थित इस अवस्था में यद्यपि अकर समण दीर्घ अंतरंग है, अंतरंग होने पर भी चूंकि हमको यादि प्रत्यय की हमको विवक्षा करनी है, जैसे वहां सस की विवक्षा करनी थी तो पहले ही नहीं किया, तो यह प्रत्यय की हमको अपत्यादि अर्थ में यह प्रत्यय की हमको विवक्षा होगी, तो हम अकृत विवाह पाणनीय अंतरंग जो दीर्घ है उसको पहले ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सु का जो उ है हम उसको हम वृद्धि कर देंगे तो सौ बन जाएगा। तो अकर समण दीर्घ का जो निमित्त है वो नष्ट हो जाने वाला है। तो निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्टवा अकर सवर्ण दीर्घ का जो निमित्त है वो सावर्ण जो है माने अक से सवर्णी अच वो नष्ट हो जाएगा, जो जब औ हो जाएगा तो निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्टवा तन निमित्तम कार्यम वैयाकरणा पूर्व में वन कुर्वन्ति। इसलिए अकर सवर्ण दीर्घ से वो पहले ही दीर्घ नहीं करेंगे। तो दीर्घ नहीं करेंगे तो यह प्रत्यय पहले कर लेंगे। तो यह प्रत्यय जब कर लिए तो अब हमारा सु के ऊपर वृद्धि हो जाएगी। सु को ऊपर वृद्धि होगी तो साउत्थिति अनिष्ट बनने लगेगा। तो समझ गए साउत्थिति देवता? जी माता जी आ गया समझिए। इतनी बड़ी अच्छी सुंदर बात बताई है, नहीं बहुत ही सूक्ष्म बात है इतनी और बढ़िया बहुत। बात बताई। जी जी जी। समझ ये गए? परिभाषाओं का बाध्य बाधक भाव बता रहे हैं तो इतना के आगे बढ़िया। जाकर तो
ये तो बहुत अकस्माने दीर्घ यद्यपि अंतरंग है जी और ये बहिरंग है, हम्म किंतु अकस्माने दीर्घा का जो वो है ना, वो तो नष्ट ही होने वाला है तितेश्वचा माती से, इसलिए अकर्तव्य परिभाषा अंतरंग परिभाषा को बाध देगी, बाध्य। पहले क्या आ जाएगा। तो फिर हमने जो प्रश्न उठाया था वो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भाई हम तो पहले सामर्थ्य करके कह रहे थे कि हम अंतरंग से सामर्थ्य पद की व्यवस्था बता रहे थे, वो प्रश्न अब रहेगा ही नहीं। मतलब प्रश्न क्या उठाया कि अंतरंग परिभाषा के रहते हुए हमको समर्था नाम प्रथमाद्वा की आवश्यकता नहीं है, तो हमने परिभाषा काट दी और उसका समाधान किया कि अंतरंग परिभाषा की बाधिका परिभाषा अकर्तव्य पाणिनीय है, उसके कारण आप अंतरंग परिभाषा को लगा ही नहीं सकेंगे। तो पहले यहाँ पर हाँ तो ई लगा के वृद्धि होने लगी पहले, वो ना हो जाए इसलिए सूत्र की हमें आवश्यकता है। इसलिए समर्था नाम में सामर्थ्य की आवश्यकता है, ताकि ये सामर्थ्य रहने पर कृत संधि कार्य करने के अनंतर ही हम अपत्यादि अर्थों में, बहिर्भूत अपत्यादि अर्थों में अनादि प्रत्यय करें। तो हम सामर्थ्य कर दिया तो सौस्थिति हमारा इष्ट रूप बन गया, एक बात। दूसरी बात कह दिया प्रथमात क्यों कह दिया, तो प्रथमात इसलिए कह दिया, ये पहले बता दिया कि प्रथमोच्चारित से हो जाए, प्रथमोच्चारिता प्रत्यय जथा, अर्थात षष्ठंत से अपत्य अर्थ में प्रत्यय हो जाए, अपत्य वाचक से षष्ठंत अर्थ में न हो जाए, इसलिए किया हुआ है जो है। तीसरी बात वाक ग्रहण क्यों किया, तो उपगोह अपत्यम ये वाक्य भी हो जाए, उपगोह अपत्यम वाक्य भी बने, औपगवह ये तद्धितांत प्रयोग भी बने, इसलिए वाक ग्रहण किया हुआ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और करते हैं, अभी समय है माता जी, क्योंकि अभी बहुत बात बहुत बाकी ये सब जितना चल ही रहा, आप जब फुर्सत में तब बोलते जाइए। हाँ जी, आप समझ कि यहाँ पर जो है वाक ग्रहण के यहाँ पर जो है करने की क्या जरूरत है, कि वाह हमारा जो है इसके पहले का एक सूत्र है दैव यज्ञ शौच, उसमें श्याम है, तो अन्यत्र श्याम, तो अन्यत्र श्याम की अनुवृत्ति इसमें हो ही जाती, तो अन्यत्र श्याम हो जाती, तो वह विकल्प से करता ही, वह ग्रहण करने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न हुआ। तो उसका उत्तर देते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से हमको दो समर्थ की जरूरत है, एक समर्था नाम प्रथमाद्वा जो सामर्थ्य है वो अलग है, और एक समर्थ पृथ्वी जो समर्थ है वो अलग है, दो समर्थ की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से हमको दो समर्थ की आवश्यकता है, दोनों का अलग अर्थ अलग अलग होता है, वो बात दूसरी है। उसी प्रकार से हमको दो वा चाहिए, और दोनों का यहाँ पर वा का, दोनों वा का अर्थ एक होगा, तो दो वा का अर्थ क्या होगा, भैया समर्था नाम प्रथमाद्वा जो वा है वो भी वा चाहिए, ताकि हमारा दो कार्य हो जाए। कि क्या दो कार्य कराना चाहते हैं कि भैया हम जो है इस वाक ग्रहण से क्या होगा कि हम विकल्प से करेंगे तद्धित प्रत्यय, जब तद्धित प्रत्यय नहीं किए तो वाक्य हो जाए, तो हमारा वाक्य हो करके उपगोह अपत्यम भी हो जाए, ये वाक्य भी बन जाए, इसलिए कर दिया। और जब अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति कर दिए, तब कहे भैया अन्यतर श्याम यदि इसमें हम नहीं आता, या इसमें यदि हम नहीं रखते इस अन्न, तो हमारा क्या होता, हमको उपगोह अपत्यम समास भी करना है, जैसे राज्ञा पुरुष राजपुरुष, उसी प्रकार से उपगुणस अपत्य सु, तो उपगोपत्यम भी बनाना है, तो उपगोपत्यम ये तभी बनेगा जब दो बार रहेंगे, तो अन्यतर श्याम ग्रहण की अनुवृत्ति हमको चाहिए, ताकि जो है तद्धित प्रत्यय के द्वारा समास का बाधन हो जाए, समास भी हो जाए, तद्धित प्रत्यय भी हो जाए, वाक्य भी हो जाए, इसलिए हमारा अन्यतर श्याम ग्रहण भी चाहिए, दो वा चाहिए, अर्थात अन्यतर श्याम ग्रहण भी है आने के कारण हमारा जो है समास भी हो जाएगा, इस वाक्य के कारण वाक्य भी हो जाएगा, और तद्धितांत प्रयोग भी हो जाएगा, इसलिए समर्था नाम प्रथमाद्वा में ये रखा हुआ है। अभी समर्था नाम प्रथमाद्वा इसके बारे में चर्चा किए हैं, ठीक है। अब पूछ लो, अन्य तरह श्याम भी चाहिए, वाह भी चाहिए, ये तद्धित होगा तो समास नहीं हो पाएगा। हाँ, हमें वाक्य भी चाहिए, तद्धित हमें उपगोपत्यम भी चाहिए, हमें उपगवा भी चाहिए, और हमें समास उपपत्यम भी चाहिए, तो वो समास को बाधित ना कर दे तद्धित, इसलिए हमें अन्य तरह श्याम भी चाहिए और वाह भी चाहिए, समझ गए जी माता जी। माता जी ये तो आचार्य जी आप इसको प्लीज कंटिन्यू कीजिए, कल भी हमें छोड़िए ना अभी।
अब पापा जब आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा माता आप आचार्य जी जब भी समय मिले तो आप बता दीजिएगा। 7 से 8 आप जब मर्जी, जब भी आपको 7 से 8 क्या कहीं भी जब भी आपको समय मिले। माता जी का जूम चलता है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। हो जाएंगे। अब किसी को कुछ शंका हो तो पूछ लीजिए, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। भैया जी, ये लोग 6 से 10 तक लगातार इसमें रहते हैं। एक जी पाठ जी सुबह का चलता है, एक तिंगंत का चलता है और एक का चलता है तद्धित एक का। माता जी कारक का चल रहा है तो ऐसे चलते रहते हैं ये लोग। 4 आप घंटे रहते हैं। आपको जब समय 60 लोग जुड़े हैं अभी आपके साथ में, अच्छा, जी जी माता 60 जी, लोग अभी हैं, तो ये लोग रहते हैं हाँ। 4 घंटे। आपको जब समय मिले इनको थोड़ा टाइम। अभी समर्था नाम में बहुवचन क्यों कहा, समर्थात प्रथमात क्यों नहीं कहा, ये सब अभी छोड़ दिए तो समय भी अभी नहीं है, अभी बहुत बातें छूटी है इसमें। इसको कल परसों जब समय आपको मिले। जी अच्छा फिर जी समय सर जी, ऐसी बातें तो किसी पुस्तक में मिलने नहीं वाली, हमें आप बता दीजिए। नहीं, किसी पुस्तक में नहीं मिलता, सब ये आचार्यों का मुख से ही मिलता है। ये बातें पुस्तकों में नहीं लिखी रहती। जी जी माता जी, आज अरे इतना कल संडे है, कल ले लीजिए। ये कहाँ पुस्तकों में नहीं लिखा रहता सब ये। नहीं ये नहीं लिखा ये तो है। आचार्य परंपरा से आता है, गुरुमुख से आता है। जी माता जी। अब रिकॉर्ड बंद करके बात करें माता जी, इसको अब बंद कर रिकॉर्ड बंद, देते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी जी, रिकॉर्डिंग फिर बंद कर प्रणाम, दो। प्रणाम करो माता जी, जी प्रणाम करो। तो रिकॉर्ड बंद कर दो, उसके बाद जो बात करना है करो। हाँ जी जी Recording stopped. ये तो बहुत बढ़िया व्याख्यान हो गया विष्णु जी, जी जी, ये तो बहुत अच्छा व्याख्यान हो गया। आप समर्थाना में बहुवचन क्या है आप कल बता देंगे, परसों जब भी आप कब बताएंगे आप। जी जी जी, आप बता दीजिए। थोड़ा टाइम देते रहिए। हमें नहीं, पता अभी है जो हम आए उसमें कुछ संदेह हो तो पूछ सकते हैं माता जी। आज अभी तक जितना हुआ उतना पूछिए आप लोग। और हाँ, कुछ कुछ हमें पता आप बहुत व्यस्त हैं, तथापि थोड़ा बहुत समय जब भी जी आपको समय मिले तब समय दे दें। जी जी, आचार्य दे जी देंगे। जैसे हमने ना ये कहा कि जो हम जितने भी विग्रह वाक्य आज बनाए हैं, इन विग्रह वाक्य हाँ में हमने संबंध दिखाया है एक तरह से। जैसे हाँ जो जो जब समास में जाते थे वो संबंध एक तरह से हम षष्ठी में दिखा देते थे। हमारे पास बहुत तरह के तत्पुरुष समास थे, हमारे पास एक षष्ठी तत्पुरुष समास भी था। तो हमने अभी जो उदाहरणें दी हैं, तो जैसे हम इसको कृत वृत्ति से इसका एक तरह से तुलना करें, तो कृत वृत्ति में हम जब कृत प्रत्यय लाते हैं तो किसी ना किसी कारक सेंस में आ जाता है कृत प्रत्यय। तो क्या तद्धित प्रत्यय इसलिए अलग बनाए हैं कि जो कृत प्रत्यय किसी ना किसी कारक सेंस में आते हैं, जैसे घाय आया ये तो वो प्रश्न ही नहीं हुआ भाई, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, माता जी, पर ये जैसे संबंध बता रहे तो हैं। प्रश्न ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे नहीं, आप ये प्रश्न होना चाहिए कि ये सब पद विधि कैसे हैं, वो अलग, जी वो है। आप हाँ, इनको समर्था पद विधि पे कभी अगर व्याख्यान दे दी, पहले ये पूरा वो हो बता, जाए, हाँ ये तब फिर पूरा हो जाए समर्थ। आपके 2-3 व्याख्यान में, तो फिर एक समर्था पद विधि पे इनको बता दो। जी माता जी। जी जी माता क्योंकि ये जो प्रश्न जी, कर रहे हैं प्रश्न संगत नहीं हो रहा है। हो रहा है हाँ हाँ, क्यों विष्णु जी जी? जी बताइए, ये क्या पूछना चाह रहे हैं, स्पष्ट हाँ, नहीं हुआ समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछना है, क्या क्या यही समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं। इनके भीतर कुछ स्पष्टता ही नहीं है अभी खुद ही। आपका प्रश्न ही असंगत है। हाँ हाँ, ठीक इनको माता जी, फिर हाँ, पूछते हैं आचार्य जी कभी। अब आप आपका प्रणाम। हाँ, आपका बोलेंगे आप। जी जी माता, अब आपको वो हम बोल देंगे माता जी। अब एक दो दिन रुकते हैं, फिर बोल देंगे, नहीं होगा तो कंटिन्यू ही कर देंगे। वैसे तद्धित में भी जो है ना, बहुत वो है, बहुत जगह जैसे अपत्य का है, उसमें एक आता है गोत्र, एको गोत्रे, हम्म, गोत्राद यूनि स्त्रियाम, हम्म, और लुप युक्त युक्तिवत व्यक्ति वचने, हम्म। और तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वा। ये सब थोड़े जटिल है, इन सबको सुनना हो तो सुन लीजिएगा, ये सुनने सब थोड़ा जटिल है। सुनने ही हमने इसीलिए तो आपको बुलाया अभी। अच्छा जी, आप बता दीजिएगा जब आप समय होगा। एको गोत्रे बनाया क्या, गोत्रे सोई कौन, तो कभी इनको कभी इन हमें सबको इनको हमें प्रसारण की अनुमति भी दे दो, तो ये इसको वो करके एडिट करके प्रसारण में डाल दे। जी जी बता, डाल देते तो हैं। उनके बारे में कभी चर्चा कर लेंगे। तो इनको जी हम मतलब, इसको डाल दें प्रसारण में। हाँ डाल दीजिए, मतलब डाल दीजिए ना, डाल दीजिए, तुम एडिट कर लोगे? बिल्कुल डाल सकती कर हैं। देते हैं हाँ माता जी, एडिट कर क्या देते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे कैसे डाल देते क्या एडिट बढ़िया, हाँ हम्म, डाल सकते हैं माता जी, डाल दीजिए, बहुत अच्छा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, डाल दीजिए माता, इसको डाल दो। ठीक माता, हाँ यहाँ से ठीक माता जी, प्रणाम। संस्थान यही जा रही। माता जी विष्णुकांत जी जाना चाह रहे हैं, उनको प्रणाम कर देते हैं। हाँ प्रणाम ठीक, आचार्य जी। प्रणाम, हाँ ठीक। प्रणाम कर
हाँ ठीक है बेटा। आचार्य जी प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य प्रणाम जी। माता जी। हाँ बेटा, अब इसको धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हमको कैसे मिलेगी, कैसे डालोगे तुम इसको? मैं इसको माता जी अक्षय को अक्षय कह दिया, आकाश को भेज दूंगा माता जी। आकाश कौन है? नहीं, क्या नाम था, मैं कंफ्यूज हो गया। आदर्श। आदर्श, सॉरी। आदर्श क्या, कैसे भेजोगे उसको? उसको माता जी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग आ जाती है व्हाट्सएप पे क्या? हाँ हाँ, वो एक छोटी सी फाइल बना के मैं उसको भेज दूंगा माता जी। तो फिर यहाँ से हम उसको अपलोड कर देंगे। आप अपलोड कर अब दीजिए, और हमारा अगर काम ये है कि हमारा एक खाली करो कंप्यूटर, तो इसमें स्पेस बने। माता जी आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है क्या, अभी कोई हमारे एक्स्ट्रा? पास सब कुछ है बेटा, अकल भर नहीं है बस, बाकी कोई कमी नहीं, उसी कमी है हमारे पास। तो ये उसको माता जी प्रांशु कहाँ गया? प्रांशु को भेजते हैं आपके पास। आए हैं अभी हमारे पास, क्यों बताओ, इधर आओ। कौन? जितेंद्र। ये जितेंद्र आए हैं अपने बाल बच्चों समेत, इतना बड़ा बच्चा ले आए हैं, गोदी का बच्चा लेके आए हैं, दिख नहीं रहा माता जी, 5 आपका साल का। कैमरा बंद है। ये पत्नी समेत आ गए, सब परिवार आ गए हैं, और ये संस्कृत पढ़े नहीं कभी जिंदगी में, अच्छी बात है माता जी। 2 बच्चे लेकर के पधार गए हैं। तो हाँ, तो इनको बहुत समझाओ कि ये हमारे किस काम आ सकते हैं। आओ जितेंद्र इधर आओ। ये चित्रकूट से आए हैं, छोटा सा बच्चा, 5 लाख का बच्चा ले आओ जरा। कहाँ है? उसको देख के मतलब हमें मूर्छा आ गई, उस बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे उस बच्चे को, छोटा सा बच्चा लग रहा है। हाँ चलो खड़े हो जाओ, उनसे यहाँ बात कर, इधर हो इधर। हाँ हाँ, प्रणाम। अब इनको समझाओ हमारे किसका, मैं हमारे इनके हमारा साथ माता ये रहेंगे 6 महीने हमारे पास। हाँ, तो मैं इनके साथ बैठ के माता जी जूम पे इनको सब दिखा दूंगा एक बार। तो हमें जो सिखा दो ना सीधा बेटा एक बार। अभी माता जी आदर्श को बताया था, तो देखो उसने आपका ये सब टेलीग्राम आने जाने वाली माया है। आदर्श ने आज घोषणा कर दी हम जा रहे हैं, अच्छा इसलिए डायरेक्ट हमें बताओ, तुम किसी कोई किसी काम के नहीं है। अच्छा माता जी, आप अभी 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 समय है तो अभी बताएं कि बाबूजी को भोजन देंगे अभी उसके बाबू बाद को बस। भोजन कराना अभी और हाँ, तो कुछ। फिर माता जी कल संडे फोन करूँ आपको? कल हमसे बात, कल फुर्सत रहेंगे, चलो ठीक है, मैं कल कल करता हूँ। फुर्सत रहेंगे। अभी तो इनको खाने दो। जी अब इनकी जलेबी धरी है झुआ भर के। ठीक है। झुआ जानते हो? नहीं। झुआ टोकना, अच्छा। टोकनी जानते हो? हाँ, टोकनी खाना। और 10 टोकनी जलेबी बनी थी सुबह से। 10 टोकरी? कितने विद्यार्थी माता जी? विद्यार्थी कितने भी हो, खाने के लिए क्या है, अभी फिर खाएंगे सुबह का। हमारा यह है कि इतना खाओ कि उसके बाद त्राहिमाम बोलो कि बननी चाहिए, ठीक है? एक है हाँ हाँ दद्यात, हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात। जब कोई हाँ हाँ करे तो दे, फिर भी दो। जब हूँ करे ऐसा तो भी दो। तो दद्यात सिंह गर्जितम, जब शेर के समान कर जाए बिल्कुल, तब तक हम खिलाते हैं सिंह गर्जितम को तक। मैंने न दद्यात् व्याघ्र झंपने सुना है। हाँ न दद्यात् व्याघ्र झंपने। व्याघ्र झंपने, जब व्याघ्र की तरह जब वो ऐसे झपट्टा मारे कि बस बहुत हो गया, तो हम अब रुक लोग जाओ। तो न दद्यात सिंह गर्जितम, तो इसलिए जब तक इनका सिंह गर्जित तब तक हम खिलाते रहते हैं इन लोगों को। चलिए, अच्छा है माता जी। अब इनको खाना, इनकी जलेबी उनकी बैठी है, और उनका चाट रखी हुई है इनकी, इनके। अभी तो बहुत कम समय बचा है माता जी, फिर शुरू करना होगा खाना इनको, तभी खा पाएंगे, नहीं तो। हाँ अभी शुरू करेंगे। चलो उसमें तो पूरा। प्रणाम माता जी। अब तुम लोग शुरू करो, सवेरे का हो गया इनका। प्रणाम माता जी। सवेरे के भोजन की दक्षिणा इनको मिल गई है, अभी शाम को भोजन करेंगे, इसके दक्षिणा नहीं मिलेगी इनको। अच्छी बात है माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। कल्याण वस्तु स्वस्थ, प्रणाम माता जी। सर्वेभ्य स्वस्ति। प्रणाम माता जी। माता जी। सर्वेभ्य स्वस्ति, एक बार, प्रणाम। एक बार में स्वस्ति। चलिए, तो कल संडे को जो आज विष्णु का आचार्य जी बता के गए हैं उसका अभ्यास करेंगे। कल इसी समय जूम चालू कर देंगे। काफी बातें बता के गए हैं। मैं छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बना दूंगा, उसका कल अभ्यास करेंगे। जिसको जुड़ना है जुड़ जावे 7 बजे संडे को। ठीक है अनिल जी, कर दें कल ये अभ्यास, है ना? नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। आचार्य जी तो बहुत कुछ बता गए हैं, संक्षिप्त में परिभाषाएं बता गए हैं, कितना कुछ बता गए हैं। ठीक है, कल करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले तो अभी के ये तो तिगंत कक्षा है, और तिगंत की कक्षा में इनको आज संधि इंट्रोड्यूस करनी है।
अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, आप ही के लिए है कक्षा। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। तो समय है हमारे पास थोड़ा सा, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। कारण ये है कि संधि है थोड़ी सी जटिल। आप अगर ढंग से नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट से ही आपको समझ आने वाली है। वॉल्यूम 1 खोल के साथ रखिए, सूत्र पाठ साथ रखिए, अपनी नोटबुक कॉपी पेंसिल साथ रखिए। ये सब चीजें मिनिमल चाहिए, फिर संधि ढंग से होने वाली है। प्रश्नों को थोड़ी देर होल्ड रखिएगा, मैं खुद पूछूंगा कि अब प्रश्न कर लीजिएगा, तब प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आप अपने प्रश्नों को होल्ड रखिएगा। पहले तो किस किस के सूत्र याद हो गए हैं 8-2-23 से लेकर 8-2-41 तक? सुना दीजिए फटाफट, फिर बोलिए ज्योत्सना जी, सुना डालिए। संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इत इति स्पो संयोगाद्योरन्ते च चोः चोः कुः होडः होडः दादे 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 दादेर्धातोर्घः वा द्रुह मुहश्नुहश्निहां नहोधः आहस्तः भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः एकाचो वशो भश् झषन्तस्य द्वोः ददस्थतोश्च झलां जशोन्ते झषस्ततोर्बोधः और षडोकसी मोनुस्वार। नहीं बस बस यहीं तक, यहीं तक। ये 8-41 तक आप पहुंच गए, ठीक है। ये आप 8-41 तक यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो let me just bring the things to one presentation mode. स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है। तो बात समझिए, हम कर रहे हैं हल संधि की बात, ठीक है। हल संधि में सबसे पहले हमको इस चीज का विचार करना है। एक सेकंड, मुझे वॉच बस साथ में रखनी है, नहीं तो फिर अनिल जी की क्लास है वो भी छूट जाती है। तो हल संधि के अंदर हमें सबसे पहले ये विचार करना है कि हल संधि को पढ़ें कैसे। उसके लिए माता जी ने एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया बनाकर हमें दी है। वो क्या प्रक्रिया है, पहले उसको अच्छे से एक बार आपको समझा देंगे। प्रक्रिया को समझिए। आपके पास 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, ठीक है। जो हल संधि है ये 2 खंडों में चलती है, और दोनों खंडों को साथ चलाएंगे। कौन से 2 खंड हैं? झली पदांत, मतलब कि आपका पद बन जाए और पद के लास्ट में कोई का वर्ग का लेटर हो, पद के लास्ट में कोई चा वर्ग का लेटर हो, पद के लास्ट में कोई ट वर्ग का लेटर हो, पद के लास्ट में कोई त वर्ग का लेटर हो, या पद के लास्ट में कोई प वर्ग का लेटर हो। इसको हमने पदांत कह दिया। पर एक और ऑप्शन से संधि चलेगी। वो ऑप्शन क्या है कि भाई आपका भी पद बना नहीं है, पर आपके पास कोई क वर्ग का लेटर है, उसके पर में झ बैठा हुआ है। कोई च वर्ग का लेटर है, उसके पर में झ बैठा हुआ है। ट वर्ग का लेटर है, झ बैठा हुआ है पर में। त वर्ग का लेटर है, झ बैठा हुआ है पर में। प वर्ग का लेटर है, झ बैठा हुआ है पर में। झ कहने से आपको पता है प्रत्याहार, प्रत्याहार कह रहे हैं हम। झ कहने से मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हमारे पास जो हमारे ऊष्माण वर्ण है वो भी साथ में आ जाएंगे। तो उनमें से अगर कोई वर्ण पर में बैठा हो, अब आप देख रहे हैं कि 2 हल एक दूसरे के सामने आ गए। 2 हल मतलब 2 व्यंजन एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। पिछले वाली स्लाइड में व्यंजन पे जस्ट बात खत्म हो रही थी, पद बन रहा था। अब इस वाली स्लाइड में क्या कह रहे हैं कि व्यंजन एक है, उसके पर में कोई झल का व्यंजन आ रहा है, और इस तरह से हम ये दोनों सिस्टम को साइमल्टेनियसली चलाएंगे। दोनों सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली चलाएंगे। इसलिए जब हल संधि हम पढ़ेंगे, हम हमेशा आपको यही बात कहेंगे, झरी पदांते, झरी पदांते, झरी पदांते कहकर संधि चलाएंगे। मतलब
झल वर्ण पर में है या पदांत में हो, या तो आपका झल वर्ण पर में होगा या पदांत में होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हर संधि को चलाने का। ये स्ट्रक्चर से हर संधि चलेगी। इसी के आगे चलते हुए आपको अब थोड़ा सा वर्गीकरण करके बताएंगे। देखिए, पहला वर्ग आपका क वर्ग है। क वर्ग में कोई स्पेशल वर्गीकरण नहीं है। क वर्ग के अंदर कोई स्पेशल वर्गीकरण नहीं है। बस एक वर्गीकरण है कि जब आपका कोई भी चौथा लेटर आता है, उस वक्त अगर उसके पर में त और थ होंगे, उसके पर में त और थ होंगे, किसी भी वर्ग का चौथा लेटर आएगा, किसी भी वर्ग का चौथा लेटर आएगा, उसके पर में अगर त और थ होंगे तो एक स्पेशल सूत्र लगते हैं। पर इन जनरल क वर्ग का कोई वर्गीकरण करने की हमको जरूरत नहीं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर हम इंडिविजुअल वर्गों में जा जाकर एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हुए, उदाहरणों को देखते हुए हम संधि को करेंगे। तो क वर्ग में कोई स्पेशल वर्गीकरण नहीं है। च वर्ग के अंदर बहुत सारा वर्गीकरण है, इसलिए मैंने इसे नंबर 5 दे दिया है कि इसको एंड में डील करेंगे। जब उदाहरण बताएंगे उस वक्त इसको एंड में डील करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको क्रमशः बता दूंगा। अभी के लिए क्रमशः बता दूंगा। च वर्ग के अंदर हमको बहुत ही माइन्यूटली जाना पड़ता है, क्योंकि हर लेटर के आगे कैटेगरीज बनी हुई हैं। किस तरह से डील करेंगे? जो चकार है, मान लीजिए आपका जो चकार है, च पे खत्म हो रहा है, कोई भी आपकी प्रातिपदिक है या आपका पद है, अगर वो च पे खत्म हो रहा है, जैसे मैंने बोला झली पदांत, प्रातिपदिक हो सकता है चकारांत, उसके पर में झल वर्ण का कोई लेटर बैठा हुआ है, या प्रातिपदिक के अंदर भी हो सकती है बात, और या आपका पदांत में चकार हो सकता है। बट मेन पॉइंट है कि जो चकार आपका अकेला चा है, ये दो तरह का है। दो तरह का है। किस तरह का है? एक तो वृश्च का चकार है, यहाँ चा बैठा हुआ है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो चकार को दो ढंग से बनाए, इनको हम डिटेल में देखेंगे, पहले आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद जो छकार है, जैसा मैंने बोला कि च वर्ग के अंदर हर लेटर की फर्दर कैटेगराइजेशन होंगी, उसको पहले आप बताएंगे। जो छकार है वो तीन तरह का बताया जाएगा। सतुक, अतुक। सतुक छकार कहेंगे हम उसे, अतुक छकार कहेंगे। तुक का मतलब तुक का आगम हो रखा है। हमने आपको तुक का आगम एक सूत्र से करना भी सिखाया था। किसको याद है तुक का आगम कहाँ पे सिखाया था? जल्दी से हैंड रेज करें। राजेश पटवर्धन जी। छेचा। जब हमने गम धातु से गच्छति बनाया था, ये वही तुक, उसी कैटेगरी का तुक है, उसी कैटेगरी वाला ही तुक है। तो हम वही तुकों की बात कर रहे हैं। जो आपका सकार का छकार का तुक हो, या छुक छकार के साथ तुक ना हो तो उसे अतुक छकार कह देंगे, या छकार के पूर्व में रेफ हो। तो हम ये तीन कैटेगरीज बना के छकार को डील करेंगे। अभी डील करेंगे, अभी आपको केवल ओवरव्यू दिया जा रहा है। च वर्ग का अगला लेटर जकार, च छ ज, वो चार तरह का डील करेंगे। चार तरह का किस तरह डील करेंगे? एक हमारा जो 8 to 36 सूत्र क्या है, बोलिए राजेश जी। 8 to 36 भ्रश्च 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 यजराज सृजम विजा भ्रश्च सुजम भ्रश्च यजराज भ्राजा। राजच्छशांशः। अब देखिए वृश्चा, अब देखिए इसमें वृश्चा तो हमने पीछे ही ले लिया, यहाँ पे वृश्चा, ठीक है ना, तभी वो चकार को सेपरेटली पकड़ा, क्योंकि 8 to 36 में आ गया। उसके आगे आप जितने भी अभी आप बोले हैं सूत्र में, वृश्च भ्रस्जा, भ्रस्जा भी जकारांत है, ठीक है ना। वृश्जा भ्रस्जा, भ्रस्जा के बाद सृज, वो भी जकारांत है। मृज, वो भी जकारांत है। यज, वो भी जकारांत है। और उसके बाद राज, वो भी जकारांत है। भ्राज, वो भी जकारांत है। तो वो सारे जो जकारांत हैं, उनको 8 to 36 के अंदर जिन जिन की परिगणन किया है, उन पे सेपरेट कार्य होगा। फिर मस्ज धातु को सेपरेटली डील करेंगे, रसज सस्ज धातु को सेपरेटली डील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके सूत्र बने हुए, और जो बाकी जकारांत बचेंगे उनको सेपरेटली डील किया जाएगा। इस तरह जकार चार तरह का होगा। सबकी हम डिटेल में उदाहरणें करेंगे, अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है। फिर इसके बाद हमने फिर से आपको दिखा देते हैं, इसके बाद दिखा देते हैं च छ ज। बाकी कोई स्पेशल वर्गीकरण नहीं है। ट वर्ग में कोई वर्गीकरण नहीं है, त वर्ग में कोई वर्गीकरण नहीं है, प वर्ग में कोई वर्गीकरण नहीं, केवल च वर्ग में बहुत सारा वर्गीकरण है। इसलिए उसको इंडिविजुअल वर्णों को पकड़ पकड़ कर डीलिंग की जाएगी, और आपको उदाहरणों के साथ संधि दिखाई जाएगी। उसके बाद हमारे पास कौन से बच जाते हैं? श,
तालव्यश, मूर्धन्यश, दंत्यस और ह, अगर ये एंड में आते हैं कहीं, उनके भी बहुत सारे वर्गीकरण बनेंगे। शकार 3 तरह का बोला जाएगा, नश, क्विन प्रत्यय धातु का शकार, शेष शकार। ये सब मैं स्लाइड्स डाल दूंगा, तो फोकस पूरा रखिएगा। इसलिए जब हम उदाहरण करेंगे वो एग्जांपल्स को ध्यान से लिखिएगा। जो मूर्धन्य शकार है वो भी 2 तरह का देखा जाएगा, उसको भी हम क्विन प्रत्यय धातु का शकार कहेंगे या शेष शकार कहेंगे। यहाँ पे एक टाइपो है, यहाँ सकार आना चाहिए, मैं कॉपी करते हुए मिस कर गया। सकार 2 तरह का होगा, पदांत सकार और प्रत्यय का सकार, और हकार आपका 5 तरह का होगा, हकार 5 तरह का होगा। इस तरह से हम संधि को आगे चलाएंगे। सबसे पहले आप फिर से समझिए इस बात को कि संधि कर कैसे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। हम बेसिकली हमारे पास 2 चीजें हैं। पहली तो एक तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज होगी, जैसे आप याद कीजिए संधि कैसे की है, एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर था, एक राइट हैंड साइड पर था। इको यणची, अका सवर्णे दिएगा, अदेंग आपका आद गुणा, हाँ, ये सभी इसमें एक लेफ्ट वर्ण था, एक राइट वर्ण था। राइट कृष्ण किशोर वैसे ही था कि नहीं था? जी ठीक है ना, एक वर्ण लेफ्ट साइड पे था, एक वर्ण राइट साइड पे था। हमने उनके बीच में रूल्स डिफाइन कर दिए, उनके बीच में रूल्स डिफाइन करके बना दिए कि भाई अगर इक है लेफ्ट साइड पे, अच है राइट साइड पे, आपका इक है लेफ्ट साइड पे, अच है राइट साइड पे, तो क्या कर दीजिए, यण कर दीजिए इक को, इको यण ची से। इस तरह से हम बहुत सारे रूल बनाए। अगर आपके पास एच लेफ्ट साइड पे है, अच राइट साइड पे है, एचो यवा यावा कर दीजिए। वो सारे काम थे अचों के बीच, वो सारे काम थे अचों के बीच। अब यही काम हलों के बीच होगा, हलों के बीच होगा। किस तरह होगा? हम एक एक वर्ग को पकड़ेंगे, पहले क वर्ग को पकड़ेंगे, उसके ऊपर ना झल को एक तरह से मैप कर देंगे, झल को एक तरह से मैप कर देंगे। मतलब क वर्ग में कुछ अंत होगा, उसके बाद में अगर जल है, ख में कुछ अंत होगा, उसके बाद में जल है, ग में कुछ अंत हो रहा है, उसके बाद में जल है, घ में अंत हो रहा है, उसके बाद जल है। यहाँ में होता नहीं है, पर अभी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है। इस तरह से संधि चलेगी आपकी, हर संधि। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है सबको, हम कैसे चला रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके मन में बैठेगा। आप इसी स्ट्रक्चर को रिकॉल कर करके तेजी से संधि सूत्र लगाएंगे। ये तो वो अभी पहले आपको वाला समझ में नहीं आया था, वो आपने जो बोला था पदांत में, वो पदांत में, गलत है। मतलब झल पर में नहीं है, मतलब वर्ग क में एंड हो रहा है, मतलब आपका जो पद बन गया ना, वो क में एंड हो रहा है। और जैसे रामा एक बार पद स्लाइड दिखाएंगे, हाँ, स्लाइड में स्लाइड तो कुछ दिखाएंगे। नहीं। आप अगर पदांत में है, मतलब आपका पदांती क में एंड हो रहा है, आपका पदांती ख में एंड हो रहा है, आपका पदांती घ में एंड हो रहा है। तो जो हल संधि है, हम 2 ढंग से चलाएंगे, जई पदांते। यहाँ तो मतलब आपका कोई वर्ण जो लेफ्ट साइड में है, वो कोई भी हो सकता है, क वर्ग का, च वर्ग का, प वर्ग का, त वर्ग का, ट वर्ग का, वो तो लेफ्ट साइड की बात होगी। राइट साइड में क्या है? राइट साइड में या तो झल होगा या कुछ नहीं होगा, मतलब पदांत होगा। या तो कुछ नहीं होने का मतलब आपका पद बन चुका है, तो उसको पदांत कह देते हैं, आपका बन गया है पद। पद नहीं बना है तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जल होगा। ठीक है ना? ये 2 ऑप्शन से हम चलाएंगे। जो आप माता जी के जो पुस्तक पढ़ेंगे ना, वो जरी पदांते बोलेंगे बहुत बारी हर संधि के सूत्रों में। जरी पदांते का यही अर्थ है कि आप, हम दोनों ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली चलाएंगे और जरी पदांते को पकड़कर हम संधि करेंगे। बोलो बोलो। ऐसा था कि हम अभी बोल रहे हैं पदांत, मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, पर जैसे बहुत सारे हम जो अचसंधि कर रहे थे, तो उसमें पद बनने के बाद कुछ था, उससे हम लगा रहे, मतलब उससे संधि हो रही थी। सो उदाहरण जो बोलो, हल, उदाहरण बोलो, जिसको पकड़ के अपने मन का प्रश्न बना रहे हो, बोलो उदाहरण तेजी से। उदाहरण नहीं है, तो जब आएगी अच्छा तब नहीं है क्या? बताना। हाँ, और बताइए कल्याणी जी। तब Sir, तक you are बाकी लोग saying, वॉल्यूम 1 खोल के बैठ जाएं। हाँ, बोलिए बोलिए कल्याणी जी। sir, you are saying, uh, pada. Here, the pada is with supratyaya added, or it is between the dhatu and pratyaya also. वी आर हम जो आपको उदाहरणें दिखाएंगे, उसमें आपको मोस्टली हम अभी तिगंत की उदाहरणें दिखाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि ये सूत्र सुपों पे नहीं लगेंगे, पर उदाहरणों में अभी तिगंत ही दिखाएंगे। ठीक है? Oh.
तो आगे देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझाएंगे कि संधि माता जी की एक स्पेशल इसमें अपनी परंपरा है, जिसके के कारण उसको हम पौष्पी प्रक्रिया कहते हैं। वो क्या है? वो क्या है? माता जी संधि बनाती हैं यंग रुगंत धातुओं को लेकर। ध्यान से सुनिएगा क्यों। यंग रुगंत धातुओं को क्यों लेकर बनाए जाते हैं? हमने आपको बताया धातुएं दो तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? धातुएं हैं आपकी जो पाणिनि ने धातु पाठ में लिख दी हैं, और जो धातुएं कौन सी हैं जो हम खुद प्रत्यय लगा लगा कर बनाते हैं। एक ही धातु संज्ञा होती है किस सूत्र से? हम कहते हैं भूवादयो धातवः। एक तो उससे धातु संज्ञा की। अब दूसरी धातु संज्ञा हमने किससे की थी? स्नादयंता धातवः। हमने कहा था कि भाई हम अगर कोई प्रत्यय लगा के धातु क्रिएट कर लें, उसको हम सनादि धातु बोलते हैं। उसी के अंदर एक तरह की धातु आती है जिसका नाम है यंग रुगंध। ये पूरी प्रक्रिया आपको वॉल्यूम 2 में सिखाई जाएगी। इसलिए अभी आपका फोकस धातु बनाना नहीं है, आपका फोकस है दो व्यंजनों को देखना, कौन कब किसके पास आ रहा है। देखिए, संधि व्यंजन लेवल पे होती है। संधि आपकी प्रातिपदिक या आपकी पद लेवल पे संधि नहीं होती, संधि होती व्यंजन लेवल पर। मतलब आपका एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के पास पास आ रहा है। तो अभी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो एंटिटीज बनी कैसे हैं, यंग युगंध धातुएं बनी कैसे हैं। क्यों यंग युगंध धातुओं को माता जी ने पकड़ा? कारण, क्योंकि यंग युगंध धातुओं के बाद जो शप प्रत्यय होता है उसका रुक हो जाता है। जो शप प्रत्यय होता है उसका रुक हो जाता है, मतलब आपको पूरी रेंज ऑफ एग्जांपल्स मिलती हैं। वो हम ये आपको थोड़े देर दिखाएंगे, फिर आपको समझ आएगा। अभी के लिए आपको जो बता रहे हैं माता जी की ये प्रक्रिया है कि वो उदाहरणें जो लेती हैं हर संधि की, वो सारी यंग युगंध धातुओं से लेती हैं। वो भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इन द सेंस आपको ये देखना है कि हम पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ उदाहरणें ले सकें। और देखिए, उदाहरणें हम वही क्रिएट कर सकते हैं जो शास्त्र में आएंगी। हम अपनी तरफ से दिमाग में फिक्टिशियस उदाहरणें नहीं क्रिएट करते हैं। पाणिनि के शास्त्र में वही उदाहरणें दिखाई जाती हैं जो शास्त्र में आती हैं। और यंग युगंध धातुओं की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको फुल रेंज ऑफ एग्जांपल्स मिलती हैं, इसलिए उसको पकड़ के हर संधि समझाई जाती। तो इसलिए सिर्फ इतना ही उसका आंसर है कि आपको फुल रेंज, मतलब आपको का के पर में भी झल मिलेगा, आपको ग के पर में भी झल मिलेगा, ख के पर में भी मिलेगा, हर तरह के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इसलिए हमने यंग युगंध संधि को पकड़ के, यंग युगंध प्रक्रिया को पकड़ के हम संधि के उदाहरण दिखाते हैं। वॉल्यूम 1 पे पेज नंबर 35 खोलिए। और यहाँ पे आपका एक सूत्र दिया है, अपृक्त एकार प्रत्यय। पढ़ दीजिए इसको तेजी से ब्रजप्रिया दास जी। मिडल में दिया है 1 to 41। अपृक्त एकात प्रत्यय, एक अल वर्ण वाले प्रत्ययों को अपृक्त प्रत्यय कहते हैं। बस, एक अल मतलब सिंगल। जैसे ती प्रत्यय है, आपने प्रत्यय याद किए हैं प्रत्यय चार्ट में। ती प्रत्यय में दो वर्ण है, ता और ई। दो वर्ण है, एक नहीं है, दो है। तो जैसे आप रंग आकार के प्रत्ययों को याद कीजिए, त स, त स। अब याद कीजिए, त ताम अन, सा तम ता, वो पहला प्रत्यय, ठीक है ना। जो आपका एक वचन का प्रत्यय है त, वो एक है, एक ही है, उसमें ना ई जुड़ा है ना अ जुड़ा है, अकेला है। उसको एक प्रत्यय को हम अपृक्त प्रत्यय कह देते हैं। उनका नाम दे दिया पाणिनि ने कि भाई ये है आपके, इनका नाम दे देते हैं। ऐसे प्रत्ययों को आप अपृक्त प्रत्यय कह दीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट सूत्र पे, पेज नंबर 37 पे आइए। संयोगांतस्य लोपः। लास्ट में पढ़िए इसको ब्रजप्रिया दास जी। संयोगांतस्य लोपः, यदि पद के अंत में संयोग हो और उस संयोग के आदि में स या क न हो, तब उस संयोग के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, पदांत में तथा झल परे होने पर। देखिए माता जी, ये बात दोबारा दोबारा लिखेंगी, पदांत में तथा झल परे होने पर। वो मैंने आपको कैटेगराइजेशन स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, जरी पदांत, ठीक है ना, पदांत में या झल परे होने पर। अब कह क्या रहा है सूत्र कि आपका जब मतलब या तो झल पर में होवे या पदांत होवे, दोनों ऑप्शंस होवे। अभी हम उदाहरणों से भी देखेंगे इसको बाद में। तो आप क्या करते हैं कि जो आपका पद होगा अगर, ठीक है, तो पद होगा
यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी सी करेक्शन मुझे लगता है जरूरत है। मैं माता जी को इसको पूछूंगा एक बार। पर इसमें नहीं, इसमें करेक्शन नहीं, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस वक्त आपका एंड में अगर संयोग हो रहा होगा तो संयोग के लास्ट वाले लेटर को हटा देते हैं। हम उदाहरणों से आपको दिखाएंगे, पर ये सूत्र को अभी मैं समझाऊंगा उदाहरणों से ही बैठे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपके लिए स्क्रीन में फिर से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लिखना भी पड़ेगा साथ साथ, तो इसलिए मैं एक सेकंड फिर से इसको शेयर करता हूँ। अब मैं लिख लिख के आपके साथ करूँगा, अपने कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाइए और साथ साथ लिखते रहिए। स्क्रीन दिख रही है सबको फिर से? ठीक, देखिए हमने आपको वही बात बोली थी, हम पहले कवर को पकड़ेंगे। जैसे आपके सामने यंग रुगंत धातुएं लिख रखी हैं, अशासक, अरेरक, अवारग, अजागक। अब आपको ये कंसर्न नहीं अभी सोचना है कि भाई मैं इन धातुओं को बनाऊं कैसे, ये अभी का कंसर्न नहीं है। अभी का कंसर्न ये है कि अशासक के पर में त आ गया, अशासक के पर में मतलब क वर्ग वाले लेटर के पर में दूसरा व्यंजन आके बैठ गया। और त वर्ण आपको पता है किस में आता है? झल में आता है, झल में आता है, राइट। त वर्ण आपका झल में आता है। तो मैं अब क्या करूं, ये मेरे सामने प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए ये आपकी यंग रुगंत धातु है अशासक और उसके पर में है त, उसके पर में है त। तो अब यहां से हमारा काम चालू होगा। सबसे पहले आपके पास सूत्र आएगा जो ऊपर ही लिखा हुआ है, रंग्याभ्यो लोप दीर्घा श्रुति से अप्रिक्तम हल। ये सूत्र हमने आपको बताया भी है, नहीं बताया तो फिर से बता देते हैं। पेज 36 पे पढ़िए जरा इसको कृष्ण किशोर जी, 36 के टॉप में देखिए। यदि धातु के अंत में य और छ के अतिरिक्त कोई हल हो तो आप पहले उस हल के बाद आने वाले अप्रयुक्त त स प्रत्ययों का लोप कीजिए, बाद में अन्य कार्य कीजिए। तो देखिए कहते हैं फिर से सूत्र को लाइन को पढ़ते जाना है, लगाते जाना है। पाणिनि प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यही है, जो लिखा है वो सीधा रखता है। कहते हैं धातु के अंत में, मैंने आपको अभी बता दिया ये यंग रुगंत धातु है, शासक यंग रुगंत धातु है, उसके पर में ऊपर स्टार्टिंग में अ रख दिया है, अटका आगम, तो उसका रंग रकार है, यंग रुगंत धातु का रंग रकार है। ठीक है, तो आपकी यंग रुगंत धातु है, उसका रंग रकार बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं धातु के अंत में य और सतुक छकार के अतिरिक्त कोई हल हो। एग्री करते हैं आप कृष्ण किशोर जी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आप एक बार दोबारा। धातु के अंत में शासक आपकी धातु है, अशासक आपका जी रंग रकार है उस धातु का, जी, उसके एंड में कौन सा लेटर है? क वर्ग। क वर्ग नहीं, क लेटर है, क वर्ण है। का ठीक है ना? जी हाँ, का क वर्ण। अब माता जी का पेज 36 पढ़िए। वो कहते हैं धातु के अंत में य और सतुक छकार के अतिरिक्त कोई हल हो, डज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट? जी सेटिस्फाइड, ठीक है ना? तो आप पहले उस हल के बाद आने वाले अप्रिक्त, हमने अभी बताया था जिस प्रत्यय के पास कोई और वर्ण नहीं होता, एक ही अल होता है, वो प्रत्यय क्या कहलाता है? अप्रिक्त। अप्रयुक्त। तो त प्रत्यय यहाँ अप्रिक्त है, डू यू एग्री? जी। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो सूत्र क्या कहता है? कहता है कि आप बाद आने वाले अप्रिक्त प्रत्यय का लोप कर दीजिए। तो अप्रिक्त प्रत्यय का लोप कर देते हैं तो ये प्रत्यय आपका गायब हो गया। सिंपल सिंपल सा यहाँ काम है। इसका लोप करने का मतलब इसे गायब कर दो। तो गायब कर दिया तो आपके पास बच क्या गया? अशासक ही वापस बच गया। यहाँ तक मेरे साथ हो कृष्ण किशोर? जी भाई कृष्ण किशोर इज काइंड ऑफ ए प्लेस होल्डर। ऐसा कोई किसी को नहीं समझ आ रहा, यहाँ से पूछ रहे ना, अभी आपकी एक्सरसाइज हो रही है। मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में साथ साथ, केवल दर्शन नहीं करेंगे। बोलो गगनदीप। प्रणाम भैया। भैया अप्रिक्त का अर्थ एक बार अप्रिक्त बताइए। मतलब ऐसा प्रत्यय जिसमें केवल एक अल हो। एक अल मतलब एक व्यंजन हो, कोई और हो ही ना। अब जैसे रंग रकार का त प्रत्यय में एक ही व्यंजन है त, दूसरा व्यंजन ही नहीं है, ऐसे प्रत्यय को अप्रिक्त कहते हैं। ज्योत्सना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए एंड कैन यू प्लीज स्लो डाउन, आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सुनो, आपका जो अशासक है
अशासक आपकी यंग उगंत धातु का लंग लकार है। यंग उगंत धातु के पर में आपने लंग लकार का प्रत्यय रखा, अप्रिक्त प्रत्यय रखा त। यहां तक हो मेरे साथ ज्योत्सना? जी सर। अप्रिक्त प्रत्यय जब आया तो हमने सूत्र लगा दिया 67 या 68 जो भी है, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुति से अप्रिक्तम हल। वो क्या कहता है कि जब आपके पास हलंत के बाद अप्रिक्त प्रत्यय आवे तो आप उस अप्रिक्त प्रत्यय का लोप कर दीजिए। तो हमने उसका लोप कर दिया। यहां तक अब मेरे साथ हो? जी सर। तो हमारे अशासक के पर में त आया, हमने त का ही लोप कर दिया। हमने त का ही लोप कर दिया क्योंकि भाई ये हलंत है, हलंत है भाई, का हल में आता है और उसके पर में अप्रिक्त प्रत्यय बैठा है, तो हमने अप्रिक्त प्रत्यय का लोप कर दिया। यहां तक मेरे साथ हो भाई अब सब लोग? राजेश पटवर्धन जी बोलिए। अच्छा, यहाँ पे दो दो व्यंजनों का एक्सेप्शन दिया है। हाँ, उनको नहीं करना, उनके लिए सेपरेट हाँ, कार्य है। तो मेरे किताब में य दिया है और छ दिया है। वो छ के साथ च नहीं लिखा है क्या? हाँ, च और छ, हाँ, मतलब हाँ, वो उस तो पे आएंगे, उनको हम पकड़ेंगे, उनको हम स्पेशली तभी मैंने कहा था अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में चा वर्ग का सबसे ज्यादा काम है, ठीक है, याद है? ठीक तो चा ठीक वर्ग है, का थोड़ा स्पेशल काम है, इसलिए हाँ, उसको 5वें नंबर पे रखा है। ठीक है, चलिए, यहां तक जब हमारा काम हो जाता है, यहां तक जब हमारा काम हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर हमको एक और सूत्र, अब देखिए, अब विचार कीजिए राजेश पटवर्धन जी, हमने प्रत्यय लगा दिया, प्रत्यय लगाने के बाद उसका लोप हो गया, वो एक अलग बात है, पर हमने तो प्रत्यय लगा दिया। तो ये जो धातु थी, धातु का लंग लकार था, उससे हमने त प्रत्यय लगाया, त प्रत्यय लगाने के बाद प्रत्यय का लोप हो गया। तो इस अशासक में और इस अशासक में केवल इतना ही डिफरेंस है, ये जो बाद वाला अशासक है ये पद बन चुका है, दिस इज ए पद। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? तो ये बोलो भाई। धातु का रूप यही है। हाँ, धातु का रूप नहीं बदला, यू आर राइट, धातु का रूप नहीं बदला, ठीक है ना? पर ये चीज क्योंकि हमने प्रत्यय लगा दिया अपनी तरफ से, हमने तो प्रत्यय लगा दिया, प्रत्यय का लोप हो गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग, पर हमारा तो पद तैयार हो गया ना, सुप्तिगंतम पदम, हमने तिंग प्रत्यय लगा दिया था, उसका लोप हो गया, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर हमारा पद बन गया। श्रीनिवास जी, आर यू विद मी अप टू दिस पॉइंट? यस यस, थैंक यू। ठीक है, नारायण दत्त शर्मा जी बोलिए। इनके कैसे चलेंगे? ये भाई आप हैंड रेस करके बोलिए, ऐसे बीच में पकड़ नहीं पाएंगे कौन क्या बोल रहा है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था अभी? नारायण दत्त शर्मा जी, अनम्यूट आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अशासक जो है अपद है, अपद है, पद नहीं है। नहीं अब नहीं, ये को, हाँ पहले अपद था, जी प्रत्यय जी रखा, प्रत्यय रखने के जी, बाद उसका लोप हो गया, फिर पद बन गया। हाँ हाँ सीमा जी। बोलिए। हमारे इनके रूप कैसे चलेगी फिर? रूप तो आएंगे आएंगे आएंगे, पहले आप अभी जो फोकस चल रहा है अभी उस पर भी फोकस कीजिए, अभी केवल वर्णों के हाँ, बीच में संधि बता रहे हैं, अभी पूरा फोकस रखिए वहां पे, ठीक है? वो एंड में पूरे ठीक है। बनवाएंगे, सभी सभी पदों को क्लियर करेंगे, क्योंकि रुकिए उस पॉइंट को रुकिए, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, ठीक है? तो अब आपके पास एक और सूत्र आके काम करेगा, पेज नंबर 32 पर आइए, 32 पर आइए और सूत्र पढ़िए, पहला सूत्र पढ़िए जरा इसको, प्रज्ञा जोर से पढ़ना है, झलाम जशोअंते। झलाम जशोअंते, पदांत झल के स्थान पर जश आदेश होता है। तो देखिए, फिर से देख लीजिए इस सूत्र को कैसे काम कर रहा है, फिर से पढ़ो एक बार ऊंची से। झलाम जशोअंते, पदांत झल के स्थान पर जश आदेश होता है। देखिए, अब ये जो सेकंड वाला अशासक है ये पद बन चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया। अब के सूत्र क्या कहता है? पदांत झल, पदांत, प्रज्ञा ये का झल में आता है कि नहीं? यस नो में बोलती जाओ। यस। और ये पदांत का है कि नहीं? है। है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जी। तो क्या करना है? सूत्र क्या बोलता है? उसको क्या कर दो? जश आदेश करना। जश आदेश करना। जश में कौन कौन से लेटर आते हैं प्रज्ञा? जब जब गड़ द।
तो इसमें से क का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग लेटर होगा? जश में से तो पांच लेटर आ गए ना तुम्हारे पास, है ना? हर वर्ग का थर्ड लेटर आ गया। क में क का कॉरस्पॉन्डेंस किससे होगी? क्यों होगी? ठीक बोल रही हो, क्यों होगी? मैं सूत्र भूल गई बट सेम ये है तो सेम उच्चारण स्थान है, सेम उच्चारण स्थान है। अकु विसर्जनीय कंठः, ठीक है ना? तो मतलब क्या बनेगा कि यहाँ पर उसको अगर उसका जश्त्व करना है, इसको जश्त्व करना बोलते हैं, मतलब उसके वर्ग का थर्ड लेटर कर देना है। थर्ड लेटर करने का मतलब यही है कि आप उसको अशा ये कर दीजिए। भाई सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये सूत्र बहुत जगह काम आने वाला है। उस वर्ग का थर्ड लेटर कर दिया, कुछ नहीं किया और, ठीक है ना? क्योंकि जलाम जशोअंते सूत्र आया, उसने कहा कि भाई आपका जल में एंड हो रहा हो और वो पदांत हो, तो आप उस लास्ट वर्ण को, जल वर्ण को, उसका जश्त्व कर दीजिए। जश्त्व करने का मतलब उसी वर्ग का थर्ड लेटर बना दीजिए। ये बात समझ आ रही है ब्रजप्रिया दास? जी समझ में आ रही है। बिल्कुल, हाँ बोलिए कृष्ण किशोर। गुरु जी, ये हमेशा थर्ड लेटर ही बनेगा जब ये हाँ सिनेरियो हाँ, होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, जी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो जो जो सूत्र लगेंगे, जब तक इसको सूत्र को कोई बांधता नहीं है ना, हम बाध्य बाधक भाव में भी धीरे धीरे आएंगे, जब जी तक इसको कोई बांधता नहीं है तो काम नहीं, कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली हमारे पास, राइट? जी यहाँ तक मेरे साथ हो सब लोग, ठीक है? उसी के बाद आपके पास एक आगे अगला सूत्र आके होगा 132 पेज पर, मतलब पहले वॉल्यूम के 32 पेज पे उसी का अगला सूत्र है। तुम ही पढ़ो इसको, विश्वदीप पढ़ो जवाब। वाह अवसाने। भैया कौन से पेज पे? 32 पेज पर ही। हाँ, वाह अवसाने। अवसान अर्थात अंत में स्थित झल के स्थान पर विकल्प से चर आदेश होता है। पक्ष में विकल्प से चर आदेश। चर कहने का मतलब होता है वर्ग का पहला लेटर, किसी भी वर्ग का पहला लेटर को चर